अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल हैजर्ड्स एंड ह्यूमन हेल्थ। हैजर्ड्स को मेजर करने के लिए या उसका हम देखने के लिए कि एक हैजर्ड होने का कितना रिस्क है, उसके लिए हम एक पूरा मैथमेटिकल प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं या उसको मेजर कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रिस्क क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि वो एक हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का और मैनेज करने का एक प्रोसीजर है। तो सबसे पहले रिस्क क्या है? रिस्क जो बेसिकली है, रिस्क एक चांस है, एक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है एक चांस है कि एक बीमारी, एक डिजीज, एक हैजर्ड, एक कोई भी डैमेज उसको होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, एक प्रोसीजर है, मैथ्स का एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम ये मेजर कर सकते हैं या ये हम देख सकते हैं कि एक हैजर्ड से या एक डिजीज से, एक बीमारी से कितने परसेंट लोग इफेक्ट हो सकते हैं, कितनी हद तक इफेक्ट हो सकते हैं, या उनका लाइकलीहुड का मतलब भी चांस ही होता है कि एक बीमारी को होने का कितने परसेंट चांस है। जैसे अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो वो लंग कैंसर उसको होने के ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू उस पर्सन के जो स्मोकिंग नहीं कर रहा, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो डायरेक्टली आपके लंग्स को इफेक्ट करती है। तो उसी से रिलेटेड नीचे एक एग्जांपल दी हुई है कि जो प्रोबेबिलिटी है एक पर्सन को कैंसर होने की जो कि स्मोकिंग कर रहा है, वो 1% इन 250 पर्सन है। यानी कि अगर 250 लोग जो हैं वो सारे, अगर हम उनमें से देखें 250 लोग जो कि डेली स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसमें से 1% ऐसा होगा, 1% ऐसा होगा जिसको लंग कैंसर होने के काफ़ी चांस होगा। ऑब्वियसली ये जो है ये उन्होंने एक स्टडी के थ्रू किया होगा, उन्होंने डिफरेंट पीपल जो हैं उन्होंने वो सारे लोग उन्होंने उनको नोटिस किया हुआ होगा कि 250 पीपल सपोज हम लेते हैं और हम उन 250 पीपल के हम लंग टेस्ट करते हैं, हम उनके देखते हैं कि उनको लंग्स, कि उनको कोई बीमारी है, उनको लंग कैंसर है या उनका कोई लंग इफेक्टिव है। तो उन 250 का जब उन्होंने टेस्ट किया होगा तो उनमें से उन्होंने देखा होगा कि जो लंग कैंसर है वो सिर्फ एक को है, लेकिन उनके लंग किसी बाकियों के किसी न किसी हद तक डैमेज जरूर होंगे, लेकिन उनमें से 1% हो ऐसा होगा जिसको लंग कैंसर होगा। इसी तरह ये जो डाटा जब आपके पास आता है तो वो डिफरेंट फील्ड में जाकर वो एक टेस्ट करते हैं, जैसे वो डिफरेंट लोगों से जा के उनकी एक सर्विस कंडक्ट करते हैं जिसके थ्रू वो एक पूरा प्रोसीजर करेंगे और वो एक रिस्क एनालिसिस करेंगे, असेसमेंट करेंगे किसी चीज़ को होने की। ये फील्ड में जाके यानी आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी रिलेटेड टू जिस हैजर्ड, जिस डिजीज आपने डाटा इकट्ठा करना है, और फिर उसको कंबाइन करके प्रोबेबिलिटी के थ्रू, मैथमेटिकल प्रोसीजर के थ्रू आप एक उसका पूरा परसेंटेज बना सकते हैं, बता सकते हैं, चांस बता सकते हैं किस तरह वो एक चीज हो रही है। नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट बेसिकली अभी हमने लास्ट स्लाइड में जो हमने रिस्क की डेफिनेशन देखी है, इसी तरह जो रिस्क असेसमेंट है वो उन्होंने लिखा है कि वो एक प्रोसीजर है जिसमें आप एक मैथमेटिकल प्रोसीजर यूज कर रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिसमें आप डाटा इकट्ठा करते हैं और फिर उनको डिफरेंट, उसके आगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स के, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। आप उन डाटा को फिर आप एनालाइज करते हैं और फिर उसे आप एस्टिमेट कर सकते हैं एक पार्टिकुलर हैजर्ड के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं और वो कितने परसेंट एनवायरनमेंट को या आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ह्यूमंस को कितना इफेक्ट कर सकती है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होगा ये आपका रिस्क असेसमेंट कहलाएगा। और जब रिस्क असेसमेंट जब आप कर लेंगे तो वो आपको डाटा क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि आप अब इतने परसेंट चांसेस हैं कि अगर एक हैजर्ड है, एक डिजीज है, एक बीमारी है, उससे अगर बूढ़े लोग जो हैं 50+ जो लोग हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो आपने यानी उनको आपने प्रायोरिटी देनी है, अब उनका आपने ज़्यादा ख्याल रखना है। जिस तरह आजकल कोरोना वायरस हम सबको पता है, तो उसमें आपको पता है कि आप न्यूज़ में हर वक्त आप टीवी चैनल्स पे देखते होंगे कि वो जो मैसेजेस होते हैं उनमें वो कहते हैं कि आपने अपने जो बुजुर्ग अफराद हैं घर में उनका ख्याल रखना है
क्योंकि उस वायरस से ज़्यादा इफेक्ट होने के चांसेस 50+ लोगों के हैं जो बूढ़े अफराद हैं, क्योंकि उनका सिस्टम वीक है, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये अब आपको उन्होंने एक रिस्क असेसमेंट करके बता दिया है कि एक रिस्क है, एक चांस है, एक प्रोबेबिलिटी है कि एजेड लोग ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं इस चीज़ से। तो आपने उनका ज़्यादा ख्याल रखना है, यानी अब आपने उनको अवॉइड करना है। तो ये अब आपने उस रिस्क को आप मैनेज कर रहे होंगे। जब आप उनका ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, एजेड पीपल का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, तो अब आप उस रिस्क को क्या कर रहे हैं, अब आप उस रिस्क को मैनेज कर रहे हैं जिसका आपने उन्होंने जिसका आपको बता चुके हैं। अब जब रिस्क असेसमेंट हो गई तो उसके बाद ऑब्वियसली अब आपने उसको मैनेज करना है कि एक हैजर्ड, एक डिजीज अब का हमें पता चल गया, उसकी हमें आइडेंटिफिकेशन हो गई है, हमें उसके डैमेजेस पता चल गए हैं कि वो किन किन पर्सनस को, किन अफराद को वो डैमेज कर सकता है। तो अब आपने उसको मैनेज कैसे करना है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट में ये होता है कि आपने ये बताना है कि एक पार्टिकुलर रिस्क हो गया है, अब एक रिस्क, अब उसको कम किस तरह करें, उसको कम किस तरह करें, उसे ख़त्म किस तरह करें, उसके इफ़ेक्ट को मिनिमम, कम से कम हम किस तरह कर सकते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। अब एक कंपैरिजन है कि रिस्क असेसमेंट क्या है और रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क असेसमेंट में आप बेसिकली सबसे पहले आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास कौन सा हैजर्ड है और उससे क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं। और रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि अब आपने एक रिस्क का आपको पता चल गया, हैजर्ड का पता चल गया, तो अब आपने उस हैजर्ड को अब आपने मैनेज करना है, उसको कंपेयर करना है कि कोई ऑलरेडी जो इस तरह के पहले हैजर्ड हो चुके हैं या इस तरह के जो पहले कोई और इस तरह की डिजीजेस थी, उनसे अब आप उसको कंपेयर करेंगे। तो इसको एक कंपैरेटिव स्टडी आप बनाएंगे। नेक्स्ट रिस्क असेसमेंट में आप ये करते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं ऑफ रिस्क, हाउ लाइकली इज द इवेंट, यानी एक इवेंट, एक डिजीज, इवेंट हम यानी कोई डिजीज, कोई इवेंट हुआ है ना, जैसे कोरोना वायरस है, तो जब हम इसको बोलेंगे तो हम कहेंगे कि ये 2020 में ये एक इवेंट अकर हुआ था कोरोना वायरस का, ठीक है, तो हम उसके लिए एक वर्ड इवेंट का यूज करें। तो इसी तरह हम ये कहेंगे कि एक इवेंट, एक स्पेसिफिक हैजर्ड या डिजीज होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, लाइकलीहुड हैपन टू हैपन, एक चीज के होने का कितने परसेंट चांस है, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा तो उसके बाद अब आपने रिस्क मैनेज किस तरह करना है। अब आपने ये देखना, आपको पता चल गया कि वो इस तरह इतनी देर बाद और इतना उसका इफेक्टिव टाइम है, वो इतनी देर में इफेक्ट करेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो अब आपने उसको कम कैसे करना है। अब वो जो रिडक्शन की पॉलिसी है वो मैनेजमेंट में आएगी, वो अब आप बनाएंगे। इस रिस्क रिडक्शन जो स्ट्रेटजी होगी वो ये बताएगी कि इस रिस्क को आप किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप रिस्क असेसमेंट में होता है, जब आपने उसको देख लिया कि वो इतने परसेंट लोगों को इफेक्ट कर सकता है, उसकी सारी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी बेसिक आपने चीज़ें सब आइडेंटिफाई कर ली हैं, तो अब आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं कि वो उसके एक रिस्क जो है उसके किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, रिजल्ट्स किस तरह के होंगे, उसका डैमेज कितना स्वेयर होगा, कितने परसेंट लोगों को वो ज़्यादा डैमेज कर रहा है, कितने एज के लोगों को वो कम इफेक्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा रिजल्ट में वो डैमेज नहीं कर रहा। तो जब डैमेज होगा तो ऑब्वियसली उस डैमेज को पूरा करने के लिए जो भी आप मेजर्स लेंगे, जो भी आप मैनेज करेंगे, उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग हॉस्पिटल्स में जाएंगे, एडमिट होंगे, तो आपको एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और एक सिस्टम, एक पूरा बैलेंस शीट आपके पास होनी चाहिए जिससे आप उसको एक पूरा सपोर्ट करेंगे, एक मैनेजमेंट प्लान जो अब आपका होगा कि आप आपने ये पॉलिसीज जो हैं हॉस्पिटल्स में, अपनी ये हॉस्पिटल्स में ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपके पास फाइनेंशियल पावर होनी चाहिए, एक पूरी फाइनेंशियल स्कीम आपके पास होनी चाहिए जिसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इस चीज़ पे आ गए कि हमारे पास बहुत से हैजर्ड्स हैं, तो वो किस किस टाइप के हैजर्ड हमारे पास हो सकते हैं। सबसे पहले जो हैजर्ड है वो है बायोलॉजिकल हैजर्ड, और ये आपके पास बायोलॉजिकल हैजर्ड जो है वो बहुत सारे आपको पैथोजन से ह्यूमंस में हो सकते हैं, और वो कितने हैं, 1400 पैथोजन हैं जो इन्फेक्ट कर सकते हैं ह्यूमंस को। पैथोजन क्या है? पैथोजन कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो एक पैथोजन हमें इन्फेक्ट कर रहा है, हमें डिजीज देकर जा रहा है, तो वो एक पैथोजन है। कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज कर रहा है, डिजीज पैदा कर रहा है, तो वो एक पैथोजन कहलाएगा, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म। और इसकी एग्जांपल्स उन्होंने नीचे लिखी हुई हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन।
नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल हैजर्ड है। केमिकल हैजर्ड हमारे पास कोई भी किसी भी कोई केमिकल से अगर आपको हो रहा है तो वही केमिकल हैजर्ड कहलाएगा। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड ह्यूमन मेड प्रोडक्ट्स, कि अगर एयर में, वाटर में, सॉइल में, किसी भी जगह आपके पास कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल है या किसी केमिकल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, जो कि अब हमारे लिए जब हम अगर एयर में किसी केमिकल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है और हम क्योंकि इनहेल कर रहे हैं इसी एयर में और वो हमें इफेक्ट कर रहा है, तो वो एक हमारे केमिकल हैजर्ड बन जाएगा। इसी तरह नेचुरल हैजर्ड्स हैं, यानी नेचुरल हैजर्ड्स में यानी जो अल्लाह ताला की तरफ से जिन्हें हम कुदरती आफात भी कहते हैं, यानी ज़लज़ले आ रहे हैं, सैलाब आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास नेचुरल हैजर्ड्स हैं, जैसे सच एज फायर, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक eruption, फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स। वोल्केनिक eruptions भी बेसिकली यही है कि आपके पास जो अर्थ के नीचे जो लावा है वो आपके पास बाहर आ जाए, तो वो वाइब्रेशंस होती हैं अर्थ में, तो वो आपकी वोल्केनिक eruptions होती हैं। कल्चरल हैजर्ड्स ये होती है कि आपके पास कोई भी अनसेफ वर्किंग कंडीशंस है या कोई अनसेफ हाईवे, जैसे कोई हाईवे है, कोई रोड है, वो अच्छी तरह बिल्ट नहीं है, ठीक है, तो जैसे हाईवे अगर आपने अच्छी तरह कंस्ट्रक्ट, जैसे मोटरवे बनी हुई है हमारी, अगर वो उसकी कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं है, इतनी सॉलिड नहीं है, तो अगर कोई किसी तरह का कोई अल्लाह ना करे कोई इस तरह का कोई हादसा उसमें पेश आए, कोई बड़े लेवल पे, कोई बड़ी जगह पे, कोई बड़े लेवल पे अगर कोई इस तरह का कोई हादसा हो जाता है, तो वो एक कल्चरल हैजर्ड होगा। इसी तरह कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू कोई हैजर्ड क्रिएट होगा या पोवर्टी के थ्रू, तो वो कल्चरल हैजर्ड्स में आएगा। इसी तरह आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस से भी आपके कोई ना कोई आप हैजर्ड फेस कर सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, मेकिंग पुअर फूड चॉइसेस, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, तो इस तरह से भी आपको कोई ना कोई डिजीज या हैजर्ड आप फेस कर सकते हैं। जिस तरह का आपका लाइफस्टाइल है उसमें आप जो जो चीज़ें अपनी लाइफ में आप यूज़ करें डेली रूटीन में, तो उससे भी आप कोई हैजर्ड जो है वो फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल हैजर्ड्स को, कि उसकी कौन कौन सी टाइम हम फेस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारे पास वो होती हैं जो किसी पैथोजन से हो रही हैं, यानी पैथोजन कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स, वो हमारी बॉडी पर हमला करते हैं, इन्वेड्स द बॉडी, बॉडी पर हमला करेंगे और फिर वो हमारे सेल्स में मल्टीप्लाई होंगे और हमारे टिश्यूज़ को डिस्टर्ब करेंगे और सेल्स में हमारी जब उन्होंने बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई भी इस तरह का पैथोजन हमारे हम इनहेल कर लेंगे, हमारी बॉडी में वो आ जाएगा, तो उसके बाद अब वो अपनी क्वांटिटी को डबल करेगा, इंक्रीज करेगा, डबल भी कर सकता है, ट्रिपल भी कर सकता है, वो अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा बेसिकली, तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो बेसिकली उन्होंने लिखा है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस ये अब ये हो सकती हैं, यानी आपको जो पैथोजन से हो सकती है उनकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो सकती है, फ्लू, मलेरिया एंड मीजल्स, या आपको ये इन्फेक्शियस डिजीजेस है, ठीक है, कोई भी ऐसी डिजीज जो पैथोजन के थ्रू हो रही है वो और हमारी बॉडी पे हमला कर रही है और हमें कोई डिजीज का बाइस बन रही है, कोई पैथोजन हमारे लिए, तो वो इन्फेक्शियस डिजीजेस कहलाएंगी। अब बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, किसी भी सरफेस पे हो सकते हैं। कुछ जो हैं वो हार्मलेस हो सकते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बेनिफिशियल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपके पास डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं उनसे, फिर ऑब्वियसली वो डिजीज कैरिंग बैक्टीरिया होंगे, तो इसीलिए जब वो हम उनसे कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में फिर उनका स्प्रेड होगा, उनकी इंक्रीज इन नंबर होगा, तो वो हमारी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन का या डिजीज का सबब बनेगा। वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होते हैं और ये भी हमारी बॉडी पर, हमारे सेल पर हमारे हमला करेंगे और हमारे सेल्स के जो वो पार्ट जो जेनेटिक है, यानी क्रोमोसोम्स वगैरह जो कि हमारे जीन्स को कंट्रोल करते हैं, जो एक वन जनरेशन से अदर जनरेशन में जो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती हैं वो उन सेल्स पर बेसिकली ज़्यादातर हमला करते हैं और उनमें जाकर वो डबल हो जाते हैं, तो कॉपी करते हैं अपनी, यानी अपने जैसे मज़ीद नंबर्स में वो इंक्रीज कर लेते हैं, अपने मज़ीद बना लेते हैं। और ऑब्वियसली जब वो अपने आप को मज़ीद कॉपी करेंगे, डबल करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वो मल्टीप्लाई होंगे और हमारी पूरी बॉडी में वो थ्रू आउट द बॉडी वो फैल जाएंगे। और इसी तरह कोई वायरल डिजीज, यानी कि जो हमारे पास जो वायरसेस से जो डिजीजेस कॉज होंगी वो फिर वायरल डिजीजेस कहलाएंगी और उनमें से एग्जांपल्स हैं फ्लू एंड एड्स, और जैसे कोरोना वायरस, ठीक है, ये उसके कोविड-19 जिसको नाम साइंटिफिक नेम जिसे दिया गया है
वो भी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आजकल के केस में। ये तो बिल्कुल अभी हम इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं कि वो भी एक वायरस है और जिससे हम ये चीज़ पूरी दुनिया में वो एक चीज़ फैल चुकी है। नेक्स्ट है ट्रांसमिसिबल डिजीजेज, यानी एक आपने इन्फेक्शियस डिजीजेस पढ़ ली हैं, एक ट्रांसमिसिबल और नॉन ट्रांसमिसिबल डिजीजेज है। तो ट्रांसमिसिबल डिजीजेस वो हैं वो भी इन्फेक्शियस डिजीजेस इन्फेक्शियस बैक्टीरिया से ही होगी या वायरल वायरसेस से होगी, लेकिन वो क्या होगी कि वो आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है। जैसे जो हमारे पास आजकल के केस में हमारे पास कोरोना वायरस उनके बहुत वो रिसेंट एग्जाम्पल है, प्रेजेंट एग्जाम्पल है। तो वो हर चीज़ में ये वायरस से रिलेटेड है, वो हर चीज़ में फिट होगी। ये वो ट्रांसमिसिबल डिजीज़ है हमारे पास, क्योंकि अगर आप एक इंसान को कोरोना वायरस पॉजिटिव है, वो उसको कैरी कर रहा है, वो दूसरे इंसान से हाथ मिलाएगा तो वो उसने अपनी वायरस को ट्रांसफ़र किया है। तो ये 1% टू सेकेंड पर्सन हो सकता है, दूसरे तीसरे चौथे पर्सन सबको हो सकता है। तो ये ट्रांसमिसिबल डिजीज़ होगी कोरोना वायरस। ठीक है, इसी तरह नॉन ट्रांसमिसिबल डिजीजेस कौन सी है? नॉन ट्रांसमिसिबल डिजीजेस वो हैं जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं स्प्रेड होंगे, बल्कि वो किसी और पर्सन से, आपके पास किसी और चीज से हो सकते हैं, यानी किसी पर्सन से नहीं फैलेगा, वो आपके पास किसी और चीज से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं, जैसे किसी सरफेस से या किसी ऐसी चीज से फैल जाए, किसी और चीज से। जैसे अब आपके पास उन्होंने एग्जाम्पल में लिखा है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड कार्डियोवेस्कुलर, हार्ट एंड ब्लड वेसल डिजीजेस, मोस्ट कैंसर, एस्थमा एंड डायबिटीज। जैसे ये जो चीजें हैं, ये आपके पास जैसे अब लंग कैंसर, सिगरेट पीने से लंग कैंसर अगर किसी को होता है तो वो उसको खुद ही को मतलब हो रहा है ज़्यादा इफेक्ट, वो दूसरे पर्सन को इस तरह नहीं है। तो ये नॉन ट्रांसमिसिबल डिजीजेस हैं। In 1900 infectious diseases was the leading cause of death in the world, यानी 1900 वो एरिया रहा है जिसमें आपके पास infectious diseases, पैथोजन से बहुत सारी डिजीजेज हुई हैं जिसने वर्ल्ड को इफेक्ट किया है। और इसको आप किस तरह उन्होंने रिड्यूस किया, उसको उन्होंने एक बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड किया, उन्होंने एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की, जिससे उन्होंने इन्फेक्शियस डिजीज़ को जो कि बैक्टीरिया से हो रही थी उनको कंट्रोल किया, और वैक्सीन्स बनाई जिससे उन्होंने उनको फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ को ग्रेटली जो है उन्होंने काफ़ी हद तक उनको जो है वो रिड्यूस किया। अब डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है ना वो ह्यूमन बॉडी में वो जो आपके पास एंटर हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। वो कौन सी हैं? ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस में किस तरह वो एंटर हो सकती है? पेट्स के थ्रू हमारा कांटेक्ट अगर किसी एनिमल से होता है, अपने पेट्स हम घर में रखते हैं तो वो हमारे उसके थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकते हैं। लाइव स्टॉक, इसी तरह डिफरेंट जानवर जो हम यूज़ करते हैं खाने के लिए भी, और अपना मिल्क, एग, इस तरह की पर्पसेस के लिए भी। तो लाइव स्टॉक के लिए जो पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं उनके थ्रू भी, वाइल्ड एनिमल्स के थ्रू भी ह्यूमंस में हो सकता है। ये जैसे लोग शिकार करते हैं इस तरह, इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, क्योंकि इंसेक्ट्स तो आम प्रेजेंट होंगे तो उनके थ्रू भी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस ह्यूमंस को हो सकती हैं। इसी तरह किसी फूड के थ्रू, अगर आप किसी जानवर का गोश्त खा रहे हैं, जो गोश्त में जो है वो प्रेजेंट है तो वो इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है। वाटर के थ्रू, वाटर में कोई इस तरह की कोई चीज़ें प्रेजेंट हैं, कोई बायोलॉजिकल वायरस या बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसके थ्रू आपने फिर उसको पिया है, पानी को उसको यूज़ किया है किसी पर्पस में, तो वो आपको ट्रांसमिट हो सकता है। इस तरह एयर में जो पोल्यूशन है, कोई भी केमिकल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपके पास ह्यूमन बींग्स के थ्रू हो सकता है, दूसरे अपने ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी आप डिजीजेस ले सकते हैं, और वो अब उससे आपको भी हो सकता है। ये दोनों तरफ जो है, इसका क्या मतलब है कि आपसे इसको भी हो सकता है और इससे आपके दूसरे पर्सन को भी हो सकता है, यानी ये 2 वेज प्रोसेस है। ठीक है, इसी तरह जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन के थ्रू। ठीक है, तो ये 1 वे प्रोसेस है और ये 2 वे प्रोसेस है, क्योंकि इससे 1% टू 1% वो दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से हो सकता है। इसको कोई वायरस या बैक्टीरिया ये कैरी कर रहा हो तो वो इसको दे सकता है, इसी तरह अगर इसमें है तो वो सेकेंड पर्सन को दे सकता है। इसी तरह जो मदर्स हैं वो ड्यूरिंग बर्थ भी अपने बेबीज को जो है, कोई अगर वो डिजीज, कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया ह्यूमन में प्रेजेंट है तो वो नेक्स्ट जो फीमेल जो है वो ड्यूरिंग बर्थ अपने बेबी में ड्यूरिंग बर्थ उसको भी ट्रांसफर कर सकती हैं।
तो इन्फेक्शियस डिसीजेस जो हैं वो अभी भी हमारे पास जो पैथोजन से हो रही हैं वो मेजर हेल्थ थ्रेट्स है। जैसे आजकल ये कोरोना वायरस वो भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है क्योंकि वो एक वायरस के थ्रू हो रही है। तो अभी तक यानी ये जो डिजीज़ है इन्फेक्शियस डिजीज़ ये बहुत ज़्यादा सीरियसली जो है हमारे लिए थ्रेट है। किसी भी न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा हमारे लिए ये जो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं ये ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। और स्पेशली एक डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज है। जैसे आजकल के केस में कोरोना वायरस के केस में आपको पता है कि जैसे अमेरिका, इटली जैसे बड़े बड़े ममालिक जो हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं कि वो इनसे फाइट कर सकें। तो हम जैसी डेवलपिंग कंट्री वो इस इन्फेक्शियस डिजीज से किस तरह अच्छी तरह तो हम भी उसे टैकल नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास ऑब्वियसली कम है। और इन चीज़ों के जो इन्फेक्शियस डिजीज है इसके फैलने का रेट, इसका रेट रिप्रोड्यूस होने का इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारे स्कोप से बाहर होता है। और ऑब्वियसली ये आपके पास एयर, वाटर, फूड, बॉडी फ्लूइड्स किसी भी तरह आपके पास इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो फैल सकती हैं। अब आप ये भी वर्ड सुन रहे होंगे कि इन्होंने कोरोना वायरस को पैंडेमिक इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो पैंडेमिक क्या है और एपिडेमिक क्या है ये आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। एपिडेमिक उस तरह की आउटब्रेक होती है वो भी इन्फेक्शियस डिजीज को ही एपिडेमिक कह सकते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक एरिया में होगी। तो वो एपिडेमिक कहलाएगी, होगी लार्ज स्केल में, लेकिन उसका कोई एक महदूद एरिया होगा, उस एरिया से बाहर नहीं होगी। लेकिन जो पैंडेमिक है वो एक ग्लोबल इशू है। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस के केस में उसने मोर देन 190 कंट्रीज जो है अभी तक 190 कंट्रीज उससे इफेक्ट हो चुकी हैं। तो ये ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है, ग्लोबल डिजीज बन चुकी है। तो वो एक ऐसी एपिडेमिक यानी एक ऐसा लार्ज स्केल पे आपके पास बीमारी हुई है, आउटब्रेक हुआ है, कोई एक इस तरह का हैजर्ड हुआ है कि वो अब आपके पूरी दुनिया को ग्लोबली उसने कवर कर लिया है। तो वो एक पैंडेमिक कराएगी। ठीक है, इसी तरह की दूसरी एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस और एड्स भी जो है वो पैंडेमिक हो सकती हैं। इसी तरह उन्होंने कहा है कि आप डिफरेंट जो आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, वो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं कि अगर आप ज़्यादा अरसे तक वही एक ही एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि वो इम्यून हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया जो हैं वो उस खास एंटीबायोटिक के खिलाफ जो है अपना सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि वो अब उस एंटीबायोटिक से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। And many disease-transmitting species of insects such as mosquitoes have become immune to widely used pesticides। इसी तरह आप mosquitoes को जैसे ख़त्म करने के लिए आप बहुत सारे pesticides यूज़ करते थे, उनको ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए ऐसे chemicals यूज़ करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अब उसके खिलाफ भी, क्योंकि आपने मुसलसल इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप उसका लगातार जब यूज़ करते जाते हैं तो उसके यूज टू हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, और फिर उनको उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम पेस्टिसाइड यूज़ करते थे कि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ना हो, हमें इफेक्ट ना करे मॉस्किटोज। लेकिन वो जब आपने कंटिन्यूसली और लार्ज क्वांटिटी में इसको यूज़ किया तो फिर अब उनका उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहा, उनके ऊपर कोई असर नहीं है, यानी वो पॉजिटिव कोई आपको रिजल्ट नहीं देंगे। वायरल डिजीजेज जो है, ठीक है, वो बहुत सारी आपको जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को वो जो है अमवात हो सकती हैं बहुत सारे लोगों की। जिस तरह आजकल के केस में वायरल डिजीज़ है कोरोना वायरस, और वो बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे ममालिक में जो है बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं इसी की वजह से। और ऑब्वियसली ये जो है एंटीबायोटिक्स का इन पर कोई असर नहीं है और बहुत सारे लोग जो है इससे मर सकते हैं। उन्होंने कहा द बिगेस्ट किलर इज द इन्फ्लुएंजा और फ्लू और वायरस विच इज ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी फ्लूइड्स और एयरबोर्न इमिशंस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन से वो दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा माजी में जो इस तरह के केसेस होते रहे हैं, स्वाइन फ्लू जैसे आपने सुना होगा कि आपके पास स्वाइन फ्लू इस तरह की डिजीज थी जिसने बहुत सारे लोगों को इफेक्ट किया था। इसी तरह सेकेंड बिगेस्ट जो वायरल आपके पास डिजीज़ माजी में पास्ट में हो चुकी हैं वो आपके पास HIV थी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के थ्रू हुई थी। ठीक है, यानी एड्स बेसिकली उससे हुई थी, HIV वायरस के थ्रू एड्स। HIV इन्फेक्ट्स अबाउट 1.8 मिलियन पीपल ईच ईयर, के इतने ज़्यादा पॉपुलेशन आपके पास एवरी ईयर उससे इफेक्ट हो रही है और उससे डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो मज़ीद पैदा हो रही हैं और पूरी पॉपुलेशन उससे इफेक्ट हो रही है।
थर्ड जो लार्जेस्ट किलर जो पास्ट में हम पूरे अपने रिकॉर्ड में हिस्ट्री में देखें तो उसके मुताबिक हेपेटाइटिस बी वायरस है, जिसके थ्रू बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, उसने मिलियन पीपल ईच ईयर, जिससे अभी भी जो है वो मर रहे हैं। और ये किस तरह लोगों में ट्रांसफ़र होती है, ये ट्रांसफ़र आपके पास हो सकती है, ये ट्रांसमिट हो सकती है। कोई जैसे डॉक्टर्स जो हैं, अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं, एक पर्सन डॉक्टर ने एक पर्सन पे इंजेक्शन यूज़ किया और उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया, और वही उसने सेकेंड थर्ड पर्सन पे भी वही इंजेक्शन सेम इंजेक्शन यूज़ कर लिया, तो उसके थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकती है। इसी तरह अगर इन्फेक्टेड मदर्स हैं तो वो जब ड्यूरिंग बर्थ वो अपने बेबी में भी ट्रांसफ़र कर सकती हैं, न्यू बॉर्न में भी इफेक्ट हो सकता है, इसका हेपेटाइटिस बी वायरस से वो इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह अगर ब्लड जैसे हम डोनेशन करते हैं, अगर हेपेटाइटिस बी वायरस पॉजिटिव जो पर्सन है वो दूसरे हेल्दी पर्सन को अपना ब्लड देता है और वो उसको यूज़ करते हैं, तो वो इसके थ्रू भी जो है इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इमर्जेंट डिजीज़ कौन सी होती हैं, जो कि अब न्यूली जो है वो हमारे पास सामने आ रही हैं, जो कि पिछले आपके पास 20 सालों में 25 सालों में काफ़ी अरसे में जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं थी, अननोन थी, कोई इसको जानता नहीं था, और वो अचानक से हमारे पास जो है वो आ गई हैं, तो वो इमर्जेंट है, यानी अभी नहीं आई हैं, न्यू आ रही हैं हमारे पास। इसी केस में एक उन्होंने एग्जांपल दिया, वन इज द वेस्ट नाइल वायरस विच इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय द बाइट ऑफ द कॉमन मॉस्किटो दैट इज इन्फेक्टेड व्हेन इट फीड्स ऑन बर्ड दैट कैरी द वायरस। मॉस्किटो के थ्रू होगा, जब वो आपके पास मॉस्किटो के थ्रू जब मॉस्किटो ह्यूमन बींग्स को बाइट करेगा तो वो हमें इफेक्ट करेगा, और वो मॉस्किटो जो है किसी ऐसे बर्ड के ऊपर फीड करता है, यानी उसके ऊपर बैठता है, उसके ऊपर कोई उसके से कांटेक्ट में आता है जो कि वायरस कैरी कर रहा है बर्ड, तो उससे मॉस्किटो में ट्रांसफर होगा, और जो मॉस्किटो हमें काटेगा तो वो हमारे अंदर भी ट्रांसफर होगा। इसी तरह आपके पास जब आपको वायरल डिजीज़ हो गई हैं, जैसे आजकल के केस में वो आपको हाइजीन प्रैक्टिसेस बता रहे हैं कि आप बार बार हाथ धोएं, फ्रिक्वेंटली धोएं अपने हाथ जो है बार बार आपने अपने फेस पर नहीं लगाने। इसी तरह जो चीज़ें जो हैं, जो लोग जिनको फ्लू है या वायरल डिजीज़ है उनसे आपने दूर रहना है, तो ये सारी उनकी एक आपने हाइजीन प्रैक्टिसेस जो है आप फॉलो करेंगे तो आप इन वायरल डिजीज़ से ट्रांसमिट करने से आप बच सकते हैं। इसी तरह एक इंडिया में के पास ब्रेन डिजीज़ हुई थी, जो कि लीची जो हम फल खाते हैं उससे हुई थी, उसमें एक टॉक्सिन मौजूद होता है, ऐसा टॉक्सिन प्रेजेंट होता है जो कि बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा क्वांटिटी में आपने वो खा लिया है, इनटेक कर लिया है, तो उससे ब्रेन डिजीज़ हो रही है, यानी आपका ब्रेन अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जिसका नाम भी उन्होंने दिया हुआ है हाइपोग्लिसीमिया इंसेफेलोपैथी, ठीक है, ये उसका नाम है, जिससे ब्रेन डिजीज़ आपके पास 47 चिल्ड्रन इन इंडिया में हुई थी। इसी तरह एक अब डाटा दिया हुआ है कि आपके पास कितने डिजीज़ से कितने डेथ्स पर ईयर हुई हैं हमारे पास, जैसे निमोनिया से 3.2 मिलियन पीपल इफेक्ट हुए और उनकी डेथ्स हुई, एड्स से आपके पास 1.8 मिलियन, डायरियल डिजीज से जो कि स्टमक से रिलेटेड डिजीज़ हैं 1.6 मिलियन, ट्यूबरक्लोसिस टीबी से 1.3 मिलियन की डेथ हुई है, मीजल्स खसरा जिसे आम अल्फाज में कहते हैं से 800,000 पीपल, मलेरिया से 780,000 पीपल, हेपेटाइटिस बी से 600,000 पीपल, ठीक है, इस तरह की ये इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज है, क्योंकि इनसे आपके पास पर ईयर इतनी आपके पास डेथ्स हो रही है, और ये जो है ये शो करें कि ये एजेंट्स यानी निमोनिया आपके पास बैक्टीरिया वायरसेस से हो रही है, एड्स आपके पास वायरस के थ्रू हो रही है, डायरियल डिजीजेज भी बैक्टीरिया वायरसेस के थ्रू है, ट्यूबरक्लोसिस भी टीबी के थ्रू है। इसी तरह उन्होंने एजेंट डिजीज का नाम दिया हुआ है और वो एजेंट दिया हुआ है, यानी वो पैथोजन का नाम लिखा हुआ है जिसके थ्रू ये आपके पास डिजीजेस हो रही है। अब इनको रिड्यूस करने का क्या तरीका है, इनको रिड्यूस यानी ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है इनको रिड्यूस करने का तरीका यही है कि आपने अपनी वैक्सीन तैयार करें, एंटीबायोटिक्स तैयार करें जो कि इनको क्योर करें, पॉवर्टी को ख़त्म करें, ताकि लोग अपनी लाइफस्टाइल अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से अच्छे हाइजीन के साथ गुजारें। मैल न्यूट्रिशन यानी लोगों में जो है खुराक की कमी है, वो अच्छी फूड नहीं ले पा रहे जिससे वो कमज़ोर हो रहे हैं, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जो है बच्चों की वो पूरी नहीं हो रही है, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी आप उसको अच्छी करें, उसको इंक्रीज़ करें। इसी तरह
नेसेसरी जो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो इतना इम्यून कर ले एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कि वो जो फिर बैक्टीरियन वायरसेस हैं उन पे कोई असर ही ना हो, उनका एंटीबायोटिक बैक्टीरियाज पे बेसिकली कोई असर ही ना हो। इसी तरह अपने लोगों को आपने एजुकेट करना है हर चीज़ से रिलेटेड, हाइजीन प्रैक्टिसेस से रिलेटेड भी, वैक्सीन लेने के थ्रू भी आपने उनको एजुकेट करना है। इसी तरह उनको इस बात के से बताएं कि आपने लाइफ स्टॉक ग्रोथ जो है उनको अपने मिनिमम रखना है, और अगर आपने रखने भी है लाइफ स्टॉक तो आपने उसको उसका अच्छी तरह केयर करके आपने उसके बाद अपने हाथ धोने हैं, उनसे इतना कांटेक्ट करने के बाद अपनी अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। हैंड वॉशिंग करें, जिस तरह आपको आजकल के केस में भी आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, इसी तरह बच्चों को ख़ास तौर पे महफूज रखें। इसी तरह आप जब बच्चों को डायरिया के जो विक्टिम्स हो जाएंगे तो उनको आप हाइड्रेशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है डायरियल डिजीज़ में, तो आप उनको अब औरल यानी मुंह उनको अपने माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू अब आप उनको डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे उनकी कमी इस तरह की पूरी हो सके। इसी तरह आप डिफरेंट कैंपेन्स रन करें, जिन कैंपेन में आपको इन जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनके मतलब बताएं कि ये इन कैंपेन में कि अब आपने ये चीज़ें नहीं करनी ताकि आप इन डिजीज़ से बच सकें। तो ये एक सॉल्यूशंस है इनको रिड्यूस करने के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ को। ये स्टडी है एड्स के मुतालिक जिसमें उन्होंने सारा उसका बताया हुआ कि ये एड्स जो आपके पास बेसिकली कॉज होता है एक वायरस के थ्रू, HIV वायरस है, एक बहुत ही डिडली वायरस है और बहुत जल्दी से ये ग्रो करेगा। वायरस खुद डेडली नहीं है, बल्कि ये आपके इम्यून सेल्स को जब अंदर जाएगा तो आपके इम्यून सेल्स जो हैं उनको डिफेंसलेस कर देता है, यानी आपके सेल्स ऐसे सेल इम्यून सेल्स होते हैं जो आपको बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत फ्राहम करते हैं, तो वो उनको ख़त्म कर देगा, उनको डिफेंसलेस कर देगा बैक्टीरिया एंड वायरसेस के थ्रू, कि उन पे कोई इफेक्ट ना हो। तो जाहिर सी बात है जब आपकी बॉडी में वो इम्यून सेल्स नहीं होंगे तो आपको बैक्टीरिया एंड वायरस के ज़्यादा इफेक्ट होंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक डाटा और एक फिगर दिया कि 39.4 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो है इससे इफेक्ट हुए। स्पेशली वो जो लोग इफेक्ट हुए वो जो है वो बेसिकली 96% डेवलपिंग कंट्रीज से थे, जिसमें से मोस्टली लोग जो हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज में थे। इसी तरह विद इन 7 to 10 years एटलीस्ट हाफ ऑफ ऑल HIV इन्फेक्टेड पीपल विल डेवलप एड्स। ये एड्स वायरस आपने इंटेक कर लिया है, उसके बाद एड्स आपको डेवलप करने में 7 to 10 ईयर्स लग सकते हैं। तो इस सारे पीरियड के दौरान जिसमें आपको अभी एड्स हुआ नहीं है, बल्कि अभी हो सकता है, बल्कि वायरस आपके अंदर ग्रो कर रहा है, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो ये इस पीरियड में अब आप के अंदर तो वायरस है लेकिन आपको नहीं पता, क्योंकि इस डिजीज़ को ग्रो होने में, डेवलप होने में आपके पास बहुत लंबा अरसा लग गया। तो उस पीरियड में अब आपको तो नहीं पता, अब आप दूसरे पर्सन से कांटेक्ट में आएंगे तो वो दूसरा पर्सन भी, क्योंकि एक ट्रांसमिसिबल डिजीज़ है, तो वो दूसरा पर्सन भी उससे इन्फेक्ट हो सकता है। अभी फ़िलहाल तक कोई वैक्सीन नहीं है इसकी, और इवेंचुअली जो एक इसका बेसिकली जो एक है क्राइटेरिया कि उसके बाद आप मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अमवात का शिकार हुए हैं एड्स के थ्रू। सिर्फ ये इतना हेल्प करती है, जो ड्रग्स हैं जिनके थ्रू जो अभी तक डेवलप हुई हैं वो इतना सिर्फ आपको फ्राहम करती हैं कि आप थोड़ी देर मज़ीद ज़िंदा रह लेंगे, लेकिन इवेंचुअली अगर किसी को एड्स हो गई है तो उसका एंड यही है कि वो डेथ की तरफ जाएगा। और अगर वो जो ड्रग्स जो हैं वो इतनी कॉस्टली हैं कि सारे लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इसी तरह उन्होंने कहा है कि 700 मिलियन पीपल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इन साउथ अफ्रीका, यानी पहले लोग जो है वो मोस्टली 62 ईयर्स तक वहाँ पर ज़िंदा रहते थे, तो अब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जो ज़िंदा रहने की जो फिगर है वो 47 ईयर्स तक एवरेज जो है वो चली गई है इसी बीमारी की वजह से। इसी तरह अब एक उन्होंने WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक पूरी अब अपनी मेजर प्रायोरिटीज़ बताई हैं कि अब आप इसके थ्रू इसके स्प्रेड को कम कर सकते हैं। कि सबसे पहले तो आप लोगों को जो इन्फेक्टेड हैं इससे, उनके जो हेल्दी पीपल है उनके साथ कांटेक्ट कम करें, वो कम लोगों के साथ मिलें, सोसाइटी में कम बैठें, ताकि जो लोग हैं इस तरह के उनमें कम डिजीज़ ट्रांसमिट हों। फ्री टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि लोग जो है इसको टेस्ट कर सकें और उनको पता चल सके, क्योंकि इसका वायरस जब इनटेक हो जाए और उसके बाद के जो सिम्टम्स हैं वो शो होने का बहुत लंबा अर्सा है, 7 to 10 ईयर्स के बाद आपको पता चलेगा। तो टेस्टिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड आमतौर पे होनी चाहिए। इसी तरह बच्चों को
बेसिस पे या मंथली बेसिस पे उनको एक कैंपेन्स चलाएं लोगों को, ताकि लोगों को पता हो। इसी तरह लो कॉस्ट आप सर्विसेज, वैक्सीन, ड्रग्स ऐसी प्रोवाइड करें ताकि लोग उसको अफोर्ड कर सकें। इस टेबल में जो है डिफरेंट आपके पास एजेंट्स दिए हुए हैं और उनको बताया हुआ है कि वो डेंजरस हैं, वो कितने परसेंट डेंजरस है और उनके फैल सकते हैं दूसरों में और नहीं फैल सकते, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनका मोर्टालिटी रेट क्या है, यानी अगर उन बीमारी का इलाज नहीं होता या इलाज भी होता है तो कितने परसेंट लोग जो है वो इससे मर सकते हैं, वैक्सीन एग्जिस्ट करती है नहीं करती और उसका ट्रीटमेंट क्या है। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो उन्होंने स्मॉल पॉक्स यानी वायरस की दी हुई है और उन्होंने कहा कि उसके सिम्टम्स आगे लिखे हुए हैं, उसके फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिफरेंट सारी चीज़ें दी हुई हैं। एक मोर्टालिटी रेट दिया हुआ है कि 30% लोग जो हैं जो लोग स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड होंगे उनमें से टोटल में से 30% लोग जो हैं एक फिगर के मुताबिक, रिस्क असेसमेंट के मुताबिक 30% लोग जो हैं वो मर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट जो है विद इन 4 डेज आफ्टर एक्सपोजर जो है वो आप एक वैक्सीन प्रोवाइड की हुई है कि वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट भी आपके पास एक वायरल डिजीज़ है, हीमोरेजिक फीवर है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट सिम्टम्स आपके पास हैं, डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं लेकिन उन्होंने कहा है फीवर भी है, ब्लीडिंग भी है, शॉक भी है, कोमा भी है, ये चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। मोर्टालिटी रेट अभी तक इसका कोई डिफाइन नहीं है, इसका कुछ अभी कोई प्रोसीजर इतना नहीं है, कोई वैक्सीन इसकी नहीं है, ट्रीटमेंट बस एक वो एक अपनी उसके लिए कि ड्रग्स उन्होंने बनाई हुई हैं ऐसी जिसके थ्रू वो उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह इनहेलेशन एंथ्रेक्स है, ये बैक्टीरिया के थ्रू ये डिजीज हो रही है। फीवर, चेस्ट पेन, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, रिस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट उन्होंने डिजीजेस दी हुई हैं और डिफरेंट उन्होंने ये एजेंट्स दिखाए हुए हैं पिक्चर में कि जिनसे जो है वो डिजीजेस हो सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास हमने अभी बायोलॉजिकल हैजर्ड्स पढ़े हैं। जो नेक्स्ट हैजर्ड आपके पास इंपॉर्टेंट है वो केमिकल हैजर्ड। केमिकल हैजर्ड ऑब्वियसली ये टॉक्सिक केमिकल्स से आपको होंगे, ये टेम्पररी भी हो सकते हैं, ये परमानेंट भी हो सकते हैं और आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट करेंगे और हो सकता है कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की डेथ का भी बाइस बने। इसी तरह 2004 में ईपीए ने वो लिस्ट कर दिए वो टॉप 5 टॉक्सिक केमिकल्स जो ह्यूमन या एनवायरनमेंट को हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से ऑर्सैनिक है, लेड है, मर्करी है, विनाइल फ्लोराइड है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स है, जो जिनके ये वो केमिकल्स हैं जिनके थ्रू जो है वो हम इफेक्ट हो सकते हैं। और ये जो आपके पास केमिकल्स हैं इनसे आपको कैंसर्स भी हो सकते हैं, म्यूटेशन यानी आपके सेल्स जो हैं उनमें चेंजिंग्स हो सकती हैं और यहाँ कोई बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कार्सिनोजेंस जो आपके पास होंगे टॉक्सिक एजेंट्स, कार्सिनोजेंस वो होते हैं जो कि केमिकल जो कि कैंसर कॉजिंग हो, जो कैंसर होने का सबब बने। तो ये टाइप्स ऑफ रेडिएशन और सर्टेन वायरसेस दैट कैन कॉज और प्रमोट कैंसर के, ये तो रेडिएशन से भी हो सकते हैं और किसी वायरस से भी हो सकते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड एक मेजर इंडोर एयर पोल्यूटेंट है जो कि आपके पास डिफरेंट वुड के प्रोडक्ट्स में आप यूज़ करते हैं, फ्लोरिंग फर्नीचर में ये आप फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ होता है। तो ये एक बेसिक एक इस तरह का पोल्यूटेंट है जो आम यूज़ हो रहा है और जब इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी या वो वर्कर जो इसमें कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं तो उनको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरह म्यूटेजेंस केमिकल्स हैं और फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन है जो कि आपके डीएनए को जो आप अंदर जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनको चेंज करेंगे और वो आपको इफेक्ट करेंगे। इसी तरह टेराटोजेंस है, ये केमिकल्स हैं दैट कैन कॉज हार्म और बर्थ डिफेक्ट्स और फीटस और एम्ब्रियो, यानी जो आपके पास न्यू बॉर्न है उसमें ये उसमें भी ये इफेक्ट कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई हेल्थ इफेक्ट उनमें आएगा। ड्रिंकिंग सच वाटर बाय प्रेग्नेंट लेडीज कैन कॉज लो बर्थ वेट ऑफ सप्लिंग, यानी आपके पास न्यू बॉर्न जो है वो इफेक्ट होगा और उसके जो वेट होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी और ये हो सकता है कि आपके पास किसी ड्रिंकिंग वाटर में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, अगर कोई इतना साफ पानी आप नहीं इनहेल करें, नहीं इनटेक करें तो उसके थ्रू ये आप हो सकता है और लेडीज़ के थ्रू, फीमेल्स के थ्रू न्यू बॉर्न में भी हो सकता है। इसी तरह हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमें इम्यून रखता है, हमें महफूज रखता है, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे वो हमें इम्यून नहीं रख सकता। वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो आर्सेनिक है, मिथाइल मरकरी है, डाइऑक्सिन्स है, ये उन केमिकल के नाम है जो कि हमें इफेक्ट कर रहे हैं।
Some natural and synthetic chemicals in the environment called neurotoxin can harm the human nervous system. यानी वो chemicals जो कि air में या environment में या हम किसी procedure के थ्रू हम intake कर रहे हैं किसी ऐसे source के थ्रू जो कि हमारे nervous system को, हमारे brain को, हमारी nerves को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन सब toxins को हम, उन सब जो chemicals हैं उनको हम neurotoxins कहेंगे। और उनसे कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं इन न्यूरोटॉक्सिन से, जो कि आपके नर्व्स को, आपके ब्रेन को इफेक्ट करेंगे, ब्रेन से रिलेटेड सेल्स को इफेक्ट करेंगे। उनसे इफेक्ट होगा, आपके बिहेवियर चेंज होगा क्योंकि आपका ब्रेन इफेक्ट हो रहा है, तो बेसिकली आपके बिहेवियर में चेंजिंग आएगी। कोई आपको दिमाग की डिसेबिलिटी हो सकती है, रिटार्डेशन हो सकती है, यानी आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो सकता है कि आप इंसान जो है वो अटेंशन सीकर बन जाएगा कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, कोई ऐसी उसके अंदर इस तरह का डिसऑर्डर हो जाएगा कि जब लोग उसकी बात ना सुने, उसके ऊपर ध्यान ना दें, तो वो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का शिकार हो जाएगा। पैरालिसिस हो सकता है, यहाँ पे डेथ भी कॉज कर सकता है। यानी ये न्यूरोटॉक्सिन इतने ज़्यादा डैमेजिंग हो सकते हैं कि ये पैरालिसिस यानी फॉलेज का भी अटैक इनकी वजह से हो सकता है, और इतने स्वेयर भी हो सकते हैं कि ये डेथ तक भी कॉज कर सकते हैं। न्यूरोटॉक्सिन्स की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? न्यूरोटॉक्सिन के अब उन्होंने केमिकल्स जो हैं यानी उनके नाम बता दिए। पीसीबीज हो सकते हैं, मिथाइल मरकरी हो सकते हैं, आर्सेनिक हो सकते हैं, लेड इन सर्टेन पेस्टिसाइड्स, यानी जो आप इंसेक्ट्स को मारने के लिए अपने हम क्रॉप्स में, फसलों में, खेतों में हम डिफरेंट पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। या डिफरेंट केमिकल्स हैं जिनके नाम उन्होंने प्रोवाइड कर दिए, यानी इनके थ्रू ये मेजर सोर्सेज हैं जिनके थ्रू ये आपके पास कोजेज या इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी ये डेथ्स भी कॉज कर सकते हैं इनकी ज़्यादा इनटेक। ये पानी के थ्रू भी आप इनटेक कर सकते हैं, या किसी ऐसे कोई ऐसे केमिकल, पेंट्स, वुड, फ्लोरिंग, फर्नीचर, किसी की चीज़ के थ्रू भी आप इसको इनहेल कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक है, इसका सेकंड पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।